नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का एक और वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 15th वीडियो। इसके पीछे हमारा 14 तक आ चुका था, ठीक है। और अच्छी बात ये है ना कि हम लोग अब इस चैप्टर के उस लेवल पे आ चुके हैं आज के डेट में, जहां हम ये बता सकते हैं कि हम लोग ने अभी तक इस चैप्टर के 90% कंटेंट को टोटली कवर कर लिया है। नॉट सिर्फ वैरायटीज पे काम किया, प्रॉपरली कवर हो गया क्वेश्चंस को लगाते लगाते। एंड आई बिलीव हम लोग ने अभी तक मोर देन 30 क्वेश्चन लगाए हैं, पूरे टिल 40 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, बट उस 40 में कुछ स्किप भी किए थे, छोड़े भी थे। तो उन सबको अगर इग्नोर कर दे तो मैंने क्लोज टू 30 के आसपास लगाया है नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ क्वेश्चंस। तो जितना अभी तक पढ़े हैं वो हमारे इस चैप्टर का एक हिस्सा था। आज हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट और आ रहा है, और वो लास्ट पार्ट है, लास्ट इम्पैक्ट कह सकते हो। याद करो, हम तुम लोग को एक दिन जब रिवाइज करा रहे थे इस पूरे चैप्टर के बेसिक्स को, तो हम बता रहे थे ना कि जब भी पार्टनर्स, मैंने आज जानबूझ के बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा नहीं है बिकॉज उस लास्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी है पहले, क्योंकि वो हमारे लिए काम आएगा चैप्टर नंबर, इसके बाद जो आएगा एडमिशन, वहां पे टोटली काम आएगा। उसके बाद भी काम है रिटायरमेंट डेथ में भी, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो इट्स बेटर पहले उस टॉपिक को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं आज, बिकॉज आज पहली बार उसके बारे में सुनने और जानने जा रहे हैं। तो जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो उसका इम्पैक्ट है वो हमको 2-3 लेवल्स पे समझना होता है और उसके ट्रीटमेंट को करना होता है। वो क्या क्या था? पहला, जो भी पार्टनर्स थे ना, वो बेसिकली उनका जो होता है प्रॉफिट शेयर, वो बेसिकली किसी एक का डिक्रीज, किसी एक का इंक्रीज हो जाता है उस रेशो के बदलने के वजह से। तो जिसका भी डिक्रीज, जिसका भी इंक्रीज करता है, मतलब जो भी सैक्रिफाइस या जो भी गेन करता है, हमें वहां पे निकालना होता है, चेक करना होता है। और इसका बहुत सिंपल तरीका था, जो हम लोग स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे थे। वो क्या था? सिंपली उन पार्टनर्स के रेशियो को, अगर तुम्हें सैक्रिफाइस और गेन पता लगाना है तो उनके ओल्ड रेशियो को माइनस करो न्यू रेशियो से, और सॉल्व करने पे जब भी प्लस में आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस, और माइनस में आएगा तो गेन। ये हमारा एक एस्पेक्ट था, रेशियो बदलने के दौरान हमको क्या देखना होता है। सेकेंड एस्पेक्ट ये था कि जो भी तुम्हारे फर्म का वैल्यूड गुडविल है, अब वैल्यूड क्या होता है, इसको तुम समझो इस तरीके से, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है और स्टार्टिंग के क्लासेस में तो मैंने ढंग से बताया हुआ है, तो उतना डिटेल में यहाँ बात नहीं करने जा रहे हम, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी देख रहे हैं और तुम लोग जो बैठे हो सब ने वो सब क्लासेस किया हुआ है। तो यहाँ पे बस एक बता रहे हैं कि हम लोग कितना इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं। तो फर्म के गुडविल जो होता है वैल्यूड वाला, हम उसको भी निकालना सीखे थे, जस्ट बिकॉज कि जब भी रेशियो बदलता है तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर जो सैक्रिफाइस करता है, वो ये चाहता है कि भाई जो भी उसका प्रॉफिट शेयर घट गया, डिक्रीज हो गया, एटलीस्ट फर्म के उस प्रेजेंट टाइम की गुडविल, जो फर्म का अपना गुडविल होता है प्रेजेंट टाइम पे, जिस टाइम रेशियो बदला जा रहा है, उस टाइम पे जितना फर्म का अपना गुडविल है, कम से कम उतने में जितना वो सैक्रिफाइस किया, उसके उतने हिस्से का पैसा वो लेकर जाना चाहता है उस मोमेंट पे, ताकि उसको एटलीस्ट लॉस ना होने पाए इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस कर दिया है। तो अब जब भी आगे वो पैसा पाएगा गुडविल के अमाउंट का, वो कम पाने वाला है कंपेयर टू ओल्ड के कंपेयर में। तो इट्स बेटर जितने से कम उसका शेयर हुआ है, वो आज ही उतने हिस्से का पैसा लेकर अपना साइड हो जाए। फर्म बंद नहीं हो रहा है, बट जो पैसा उसको लेस मिलेगा आने वाले, मान लो 3 साल बाद फर्म बंद होने वाला है। अब अगर फर्म बंद हो रहा है, मान लो इक्वल शेयर था, तो मान लो गुडविल था 1 लाख का, तो उसका इक्वल कितना आता है 50,000, तो उसको 50,000 मिलने वाला था उस टाइम पे एज पर इक्वल रेशो के हिसाब से। बट मान लो रेशो चेंज हो चुका है, और रेशो कितना हो चुका है 3:7, मतलब अब उसको कितना मिलेगा 30,000 मिलेगा उस 1 लाख में। तो 50 मिलता अगर इक्वल रेशो रहता, बट रेशो बदल गया, उसे कितना मिलेगा 30। कितना कम पा रहा है 20,000, तो उस 20,000 को वो आज ही मांग लेगा।
ये तो मैंने एग्जांपल दिया, सिर्फ ये एक सिचुएशन समझा रहे थे हम कि मतलब वो गैप वाला अमाउंट आज क्यों मांग ले रहा है, ताकि कल को जब सच में उसको 30,000 मिले तो उसको नुकसान या लॉस का फील ना आने पाए कि उसको अनफेयर किया गया इस तरीके से रेशो बदलने के बाद। तो ये हमने इस पे काम किया था, जहां तुमने सीखा था दैट इस गुडविल को तुमने निकालना सीखा था। आमतौर पे क्वेश्चन में बना बनाया दिया होता है, लिखा होता है फर्म वैल्यूड गुडविल, नहीं लिखा है तो तुम्हें निकालना पड़ता है। जहां तुमने मेथड पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड लास्ट क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ये 4 ही तरीके थे। गुडविल भी तुमने काम कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि बहुत बार पार्टनर्स अपने जो भी अवेलेबल बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो भी ये सब रहता था ना बैलेंस शीट के अंदर। अब याद करो कितने पॉसिबल रिजर्व्स एंड सरप्लसेस थे, याद है? यहां क्या क्या था, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब रिजर्व्स थे, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस ओनली, ये सब हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हो गया। कुछ लॉसेस भी होता है जो कि यहाँ लिखा होता है एसेट साइड में, क्या क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसका एग्जाम्पल भी होता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, और एक आखिरी होता है गुडविल, जो कि यहाँ पे जो लिखा होता है गुडविल वो अपीयर्ड गुडविल होता है। हालांकि अपीयर्ड तो सभी है, बट इसको हम स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, अलग से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले गुडविल को इससे मैच मत करा देना, दोनों अलग अलग है। वो फर्म का अपना गुडविल है, खुद का वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड, एंड ये जो गुडविल होता है ये हमारा परचेज्ड गुडविल होता है, परचेज्ड गुडविल। और क्वेश्चन में सब लिखा होता है कि तुम्हें कौन सा वाला गुडविल दिया है, वो मेंशन होता है, मेंशन नहीं है तो वो क्वेश्चन गलत है, मतलब, ठीक है। इन सब का भी तुमने इंपैक्ट किया था कि जब रेशो बदलता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स इन सारे रिजर्व्स को या सरप्लसेस को या लॉसेस प्रॉफिट लॉस को आइदर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। देखो एग्जाम टाइम पे क्या होता है ना, कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि कैसे भाई कि हाँ ये आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी होगा क्वेश्चन में लिखा होता है कि तुम्हें रिजर्व दिया है, अब सिचुएशन कह देगा, आइदर वहां लिखा रहेगा यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व, कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है। जब कुछ नहीं मेंशन है तो मतलब ये अंडरस्टूड है दैट उसको बांटना ही बांटना है। हाँ, जब तक नॉट ना कहे, मतलब उस क्वेश्चन में नॉट लिखा रहेगा, इफ नॉट लिखा है तो नहीं बांट सकते हो, इफ कुछ नहीं लिखा है तो बांटना है। क्लियर? ये बांटने मतलब क्या होता है, जो भी रिजर्व्स यहाँ के हैं, कहाँ के, लायबिलिटी साइड के, तो हम इसका क्या करते हैं, इसको हम सिंपली कैसे बांटते हैं, पार्टनर्स को प्रोवाइड करके, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करके, ये ऐसे बढ़ता है। मतलब इन सभी का नाम ऊपर आएगा, आइदर जनरल रिजर्व, आइदर कंटिजेंसी रिजर्व, या WCR या IFR, जो भी रहेगा नाम, या PL, जो भी अमाउंट्स हैं, इन सबको लिखोगे डेबिट में टू ऑल द पार्टनर्स, टू ऑल द पार्टनर्स, और इसको बांटोगे इन द ओल्ड रेशियो। ये बांटने का तरीका होता है, मैंने एक साथ सब लिख दिया है, तुम्हें एग्जाम में ऐसे एक साथ लिखना पता कब होता है, जब वहां पे एक साथ नाम भी दिया हो। तुम्हें 3 नाम दिया, फॉर एग्जांपल ये 2 नाम दिया है, जनरल रिजर्व एंड PL क्रेडिट बैलेंस, दोनों को लिखो एक साथ डेबिट में और दोनों का अमाउंट एक साथ जोड़ लो, और जो भी आएगा फिर उसको एज अ होल बांट दो पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो। ये तरीका होता है सिंगल एंट्री में काम चलाने का, बट ये तब करना जब दोनों जो नाम हैं वो एक ही जगह के हैं। मतलब अगर इसमें से कोई 2 नाम देगा एक साथ तो उसको एक सिंगल एंट्री में फ्रेम कर सकते हो, बट अगर यहाँ का 2 अलग नाम दिया हुआ है, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो इट्स बेटर दोनों का सेपरेट एंट्री बनाओ, क्योंकि अब यहाँ का एंट्री पास करते हो इधर वाला, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट, तो इसको जब बांटने की बात आएगी तो एंट्री क्या बनेगा,
ये सारे नाम लिखाएंगे नीचे इस बार। टू पीएल, ये डेबिट बैलेंस है। टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू गुडविल जो कि अपीयर दिया होता है, और ऊपर क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर बांट दो। ये तरीका था डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर यहाँ का कोई रिजर्व दिया, ये बांटने बता रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बता रहे हैं। बट अगर इफ क्वेश्चन में मेंशन है दैट यू डज नॉट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व और एनीथिंग एल्स, जो ये उसमें से देगा, तब क्या करते हो, तब इसका 2 स्टेप है। ऐसे केस में स्टेप 1 में सबसे पहले कौन गेन किया या कौन सेक्रीफाइस किया वो तुमको पता लगाना होता है, बिना उसको, क्योंकि जब कह रहा नहीं बांटना है तो इसका मतलब वो तुमसे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इसका मतलब तुमको उसको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट कैसे करते हो, सिंपली पहले सेक्रीफाइस गेन पता लगा करके, ये सब प्रोसेस क्वेश्चन लगा चुके हैं हम, तो तुम्हें रिकॉल करा रहे सिर्फ, तुम लोग बैक जा करके इस पे जितने सवाल लगवाए जाके टैली करना, हम तो यही काम कर यहाँ तक पहुंचे हैं। और स्टेप 2 में फिर क्या करोगे, स्टेप 2 में सिंपली जो एंट्री है एडजस्ट करने का उसको पास कर दो। कैसे, जो भी इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एडजस्ट करते वक्त उसका नेट अफेक्ट पता लगा लो। ये नेट अफेक्ट क्या होता है कि अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल नहीं बांटना है 2 चीजों को, कौन कौन सा, जीआर और सीआर, जनरल रिजर्व एंड कंटिजेंसी रिजर्व, तुम्हें दोनों क्वेश्चन में दिया है, मान लो क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है और तुम्हें उन दोनों को ही नहीं बांटना है, तो क्या करोगे, उन दोनों के फिगर को, अमाउंट को आपस में नेट अफेक्ट के तौर पे सॉल्व कर लो। अब दोनों एक ही जगह के है ना, और जहां के वो दोनों हैं वो प्लस को इंडिकेट करता है, ये पूरा प्लस को इंडिकेट करता है, दोनों को ऐड कर लो, जो भी आएगा दैट इज योर नेट अफेक्ट। ठीक, वो पाने के बाद ये देख लो कि क्या नेट अफेक्ट तुम्हारा प्लस में है। अगर प्लस में है तो एंट्री क्या पास करोगे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये सब डिस्कस हुआ है, बस एक बार तो क्विकली बता रहे हम कि नेट अफेक्ट इस तरह निकालते हो, अगर प्लस में आ रहा है नेट अफेक्ट तो एंट्री बना देना, बट अगर मान लो नेट अफेक्ट ये आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में, तब क्या करोगे, तब एंट्री बनेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। देखो नीचे कट नहीं चाहिए ना। अब ये माइनस का मतलब क्या होता है, इमेजिन करो कि तुमको एक दिया है पीएल क्रेडिट, एक दिया है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों को बांटना नहीं है, और इसका मान लो अमाउंट दिया है 1 लाख, इसका दिया है 1,50,000, 1.5 लाख दिया है। तो अब बताओ इन दोनों का जब नेट इफेक्ट निकालोगे, यहां का प्लस यहां का होता है माइनस, ये पूरा हमारा माइनस को इंडिकेट करता है। तो अब ये बताओ इन दोनों को कंबाइंड सॉल्व करके नेट इफेक्ट अगर निकालने जा रहे हो, बिकॉज नहीं बांटना इसलिए, तो 1 लाख प्लस 150 माइनस, जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, -50,000 आएगा। और बिकॉज माइनस है तो बस बिकॉज माइनस की वजह से एंट्री ये पास करोगे, बाकी तुम लोग एंट्री बनाना जानते हो, अमाउंट कैसे निकालते हैं, जितने से वो गेन सेक्रीफाइस करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस 50,000 से काम हो गया। तो ये सारे अप्रोच हमने पढ़े हैं टिल नाउ, 3 इम्पैक्ट। अब हम लोग का आज एक इम्पैक्ट और आने वाला है, और हम कोशिश करेंगे तुम्हें आज न्यूमेरिकल न लगवाएं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें रिकॉल करवा रहे हैं एक दोबारा से ब्रीफिंग के तौर पे, इसको बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये चीजें अगर माइंड में हैं तो ये सिर्फ यहाँ तक हेल्प करेगा ऐसा नहीं है। चैप्टर 2 का यही पूरा अपना समरी है, ये बात तुमको हम डे 1 से बता भी रहे थे, इतना कुछ पढ़ना होगा। हम लोग इतना पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच भी चुके हैं, 15th लेक्चर तक, क्लोज टू चैप्टर खत्म होने कगार पे है। बट एक बार दोबारा इसे रिकॉल करा रहे हैं कि माइंड में चलते रहना चाहिए कि तुम इतना कुछ पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हो, और ये हेल्प करेगा सिर्फ यहाँ पे नहीं, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन, चैप्टर 4 रिटायरमेंट डेथ, वहां तक टोटली काम आएगा, 100% काम आएगा। तो यहाँ तुम्हारा पढ़ना, ये कंप्लीट पढ़ना कुछ वेस्ट नहीं हुआ है। अब आते हैं इसके लास्ट इम्पैक्ट पे, वो क्या है कि हमारा ये जो प्रॉफिट रेशो बदलता है ना, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे भी पड़ता है।
क्या लिखा मैंने कि पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स जब अपना रेशियो बदलते हैं तो उसका इंपैक्ट सिर्फ उनके अपने शेयर पे नहीं पड़ता कि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कोई पार्टनर गेन किया, सिर्फ उनके फर्म के गुडविल के वैल्यूएशन पे नहीं पड़ता और ना सिर्फ रिजर्व सरप्लस पड़ता है, फर्म के बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज पे भी इसका इंपैक्ट होता है। और आगे कुछ भी बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझो, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। मान लेते हैं कि एक फर्म है, उसमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने का है, करीब करीब बिल्डिंग है 10 लाख रुपीस का, ठीक। वो बिल्डिंग फर्म के अंदर इस्तेमाल हो रहा है एज अ बिजनेस के तौर पे, और 2 पार्टनर्स मान लो हैं और ऐसे है इक्वली। अब सपोज करो कि आज के ही दिन फर्म बंद करना है, मतलब फर्म को पूरा वाइंड अप करना है, उनका लड़ाई हो गया, दे वांट टू क्लोज द बिजनेस फर्म एंड जो भी हिसाब किताब है पूरा बांट के अपना जाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, क्या सिर्फ रिजर्व सरप्लस पे बात होगा उस दौरान, या उन एसेट्स और लायबिलिटीज पे भी बात होगा जब फर्म बंद होता है? बात इस पे होगा, है ना। तो वो जो बिल्डिंग, मैंने एक सिंगल एग्जांपल दिया, एसेट्स और भी होंगे बट फिलहाल फोकस एक पे करो। तो वो जो 10 लाख का बिल्डिंग है, या लैंड भी कह सकते, जमीन कह लो, चलो बिल्डिंग समझ लो, तो उस 10 लाख के बिल्डिंग को भी वो पार्टनर्स क्या चाहेंगे, ऐसा नहीं भाई कि हाँ कोई ए कह देगा जाओ बी तुम ले जाओ बिल्डिंग, हम नहीं कुछ रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों चाहेंगे उस बिल्डिंग में अपना स्टेक लेना। कैसे लेना, जितना रेशो चल रहा है। इफ रेशो इक्वली चल रहा है तो लोग क्या पता क्या करेंगे, बिल्डिंग पर नीलाम करेंगे, बिल्डिंग को सेल आउट करेंगे, 10 लाख हाथ में आएगा। एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, और बिकॉज रेशो इक्वल चल रहा था उनके आपस में, वो क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट 5 लाख वो रखेंगे, 5 लाख वो रखेंगे, हिसाब बराबर, नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बट अब इमेजिन करो कि ये तो अभी सिचुएशन था, और मान लो लड़ाई हुआ है 1 महीने के बाद और रेशो था इक्वली, तो 1 महीने बाद जब बेचेंगे तो भी उनको मिलेगा 5 लाख, नॉर्मल है। बट अब इमेजिन करो कि अगर उन्होंने रेशो चेंज कर दिया था आज के डेट में, और क्या कर लिया था, 7:3 कर लिया था। अब पता है इसका इंपैक्ट क्या होगा, 7:3 का मतलब क्या हो गया। अब कल को जब रेशो 7:3 हो जाएगा आज की डेट में, प्रेजेंट में न्यू रेशो बदल जाएगा, तो फ्यूचर में अब जब बिल्डिंग कल को बेचोगे, या तो ऑफिशियली बेचो या फिर फर्म के बंद होने की वजह से बेचो, जब 10 लाख हाथ में आएगा, से एग्जांपल उसका वैल्यू था उतना, तो अब जब 7:3 हो जाएगा ना, तो ए को मिलेगा 7 लाख, बी को मिलेगा 3 लाख, हाँ है ना। यहाँ घाटे में कौन गया, बी, और कितना लॉस में गया, 2 लाख, उसे घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना। अब जानते हो होगा क्या, यहाँ बी जो 2 लाख का लॉस उसको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ लॉस हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ रेशो चेंज की वजह से। तो अब बी जो है वो वेट नहीं करेगा कि फर्म को बेचा जाए आज ही तब मुझे पैसा मिलेगा इक्वल रेशो, इक्वल प्रोपोर्शन पे। वो ये चाहेगा कि जो 2 लाख का नुकसान होगा मुझे इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ रेशो चेंज, उस 2 लाख को वो आज ही मांग लेगा, पता है किससे, ए से। मतलब जिस तरह वो रिजर्व्स को लेके, गुडविल को लेके पूरा मैनेजमेंट कर रहा था, जो सैक्रिफाइस करता है, वो बेसिकली यही सेम अप्रोच, सेम माइंडसेट रखता है लायबिलिटी और एसेट्स के केस में भी। वो पता है वहां पे भी चाहता है कि भाई जितने से वो सैक्रिफाइस कर रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज में भी उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाए, ताकि कल को जब एक्चुअली फर्म डिसॉल्व या बंद किया जाए तो जो सैक्रिफाइस आज वो पार्टनर कर रहा है उसको उस टाइम पे जब पैसा कब मिलेगा, क्योंकि रेशो बदल चुका है। अब जो रेशो है वो सैक्रिफाइस्ड होने के बाद का है, तो उसको ऑब्वियस बात है कब मिलेगा, तो वो क्या चाहेगा, जितने से कम बाद मिलेगा वो आज ही मांगना चाहेगा अपने उस गेनिंग पार्टनर से। और गेनिंग पार्टनर क्यों देगा आज बढ़ा करके पैसा, एक्स्ट्रा क्यों देगा, उसको पता है गेनिंग वाले को कि आज हम दे रहे हैं बट इन द नियर फ्यूचर, अब जब बिल्डिंग कल को बेचेंगे तो गेनिंग पार्टनर ज्यादा पाएगा कंपेयर टू, तो जो बाद में ज्यादा पाएगा गेनिंग वाला, वो आज उसको कंपेंसेट कर रहा है उस सैक्रिफाइस वाले को दे करके। किस कॉन्टेक्स्ट में, यहां पे भी। तो जिस तरह यहां तुमने पढ़ा है, तो वो एट द इस पूरे पता है प्रोसेस में मेन सामने कौन फ्रंट में आ रहा बार बार, सैक्रिफाइस पार्टनर। वो अपना शेयर जब दे रहा है ना, तो वो चाहता है कि हर तरफ से अपने वो सेव कर ले, कि इन द फ्यूचर उसको नुकसान जो होगा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के दौरान, चाहे वो गुडविल केस में हो, रिजर्व सरप्लस केस में हो, या एसेट लायबिलिटीज केस में हो, वो हर तरफ से खुद को बचाना चाहता है। कैसे, आज ही उसको एडजस्ट करा के। अब इस वाले पॉसिबिलिटीज में पता है 2 केस आएंगे,
पहला केस क्या आएगा, पार्टनर्स जो है या तो उस एसेट्स या लायबिलिटीज, शॉर्ट में लिखे हम, जो भी उसका चेंज अमाउंट है, चेंज अमाउंट होता क्या है ना कि जब फर्म चलता है, फर्म के चलने के दौरान एसेट्स और लायबिलिटीज बदलते रहते हैं, उसका अमाउंट घटता बढ़ता रहता है। तो या तो जब रेशियो बदल रहा है ड्यूरिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो रेशियो के बदलने के दौरान पार्टनर्स उस एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज को या तो नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। ये जो था ना नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस, ये जो नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस था ना, यही केस यहाँ भी है, इसमें भी आता है कि या तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज को अपने बुक्स के रिकॉर्ड में दिखाना नहीं चाहते हैं। तो जो अप्रोच यहां पड़े हो 100% वही अप्रोच यहां पे भी है, सेम ही है, सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच एज लाइक रिजर्व और सरप्लस जो तुम नहीं बांटते थे, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यहां भी तुम क्या करोगे फिर, अगर नहीं बांटना है तो उन दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज से नेट अफेक्ट निकालोगे, उसका साइन देखोगे प्लस की माइनस, एंड उसके अकॉर्डिंग वो जो एंट्री था आइदर गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर, माइनस में क्या रहता है सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। ये वाला काम जो है ना नेट अफेक्ट निकालने वाला, ये तब करना होता है जब क्वेश्चन में कहता है कि तुम्हें उस बैलेंस एसेट्स लायबिलिटीज का चेंज नहीं दिखाना है। बस ये ध्यान देना, ये वाला जो केस है जो भी मैंने बता दिया पहले ही, केस नंबर इसको 1 कह लो चाहो तो, केस नंबर, ये तुम्हारा पता है एग्जाम में आने के चांसेस 5% होता है, और तुम्हारे बुक में इसके क्वेश्चंस हार्डली 1 या 2 हैं सिर्फ, क्योंकि ये सिंपल है लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में नहीं आते, बोर्ड एग्जाम बहुत रेयरली पूछता है। तो इसमें बात करेंगे अभी नहीं, जब हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला होगा ना, तो वहां पे इस टाइप का सवाल पिकअप करेंगे, और है आसान, जैसे तुम यहां करते थे नेट इफेक्ट निकालने काम, नेट इफेक्ट निकालने वाला काम सेम तरीके से यहां निकालोगे, कुछ भी बदलेगा नहीं। बट ये तो हमारा बाद में आएगा, 5% चांस होता है, और इस पे 1 ही 2 सवाल बुक में है। अब जो एकदम मेन है, जो हमारे इस पूरे लेक्चर का मेन टॉपिक अब आएगा, वो है ये। मैंने इतना बेस क्यों तैयार किया तुम लोग के लिए कि तुम लोग जान सको तुम लोग कितना कुछ यहां तक पढ़ के आ चुके हो। अब आते मेन हिस्सा, कि जो पार्टनर्स है ना, वो उस एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड में लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, और कब, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जब चेंज हो रहा है। जब भी रेशो बदलता है ना, तो पार्टनर्स पता है एसेट्स और लायबिलिटीज को तुरंत एक तरीके से मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करते वक्त उस मॉडिफिकेशन से जितना हमारा पैसा निकल रहा है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आए तो उनको ये फील ना हो, खासकर इसको फील ना हो जो सैक्रिफाइस करता है कि उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान तो एक जगह हो ही रहा है, रेशो उनका चेंज हो रहा है, तो वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो चाहेगा नुकसान एक ही जगह हो सिर्फ, बाकी जगह ना होने पाए। फिर तुमको सर वहां पे नुकसान क्यों करा रहा है, वो अपना शेयर क्यों डिक्रीज करा रहा है, तो वो शेयर डिक्रीज कराना उनका आपस में समझौता हुआ होगा शायद, कि भाई क्या पता जो गेनिंग कर रहा है वो ज्यादा पैसा लगा रहा है फॉर्म के अंदर, तो ज्यादा शेयर मांग रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा पैसा मांग रहा है, वो शेयर मांग रहा है, तो ये उनका आपस में कंसेंट बन चुका होगा शेयर बदलने वाला, प्रॉफिट शेयर बदलने वाला। बट एक बार रेशो बदल रहा है तो कम से कम जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर, वो ये चाहेगा कि एक ही जगह नुकसान हो, मतलब कि सिर्फ रेशो बदले लेकिन जो उसके ओल्ड वाले सब रिजर्व, सरप्लसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज में उसका जो स्टेक था, उसका जो हिस्सेदारी है, उसमें उसको कम न मिलने पाए। वो अपना जो भी लॉस होगा इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइस करने की वजह से, वो चाहेगा वो सारे पैसे उसको क्या हो जाए, आज ही दे दिए जाए, ताकि उसको कम से कम नुकसान का एहसास हो बाद में। तो अब यहां हम क्या बता रहे हैं, जब भी पार्टनर्स
अपने रेशियो बदलते हैं, प्रॉफिट रेशियो, तो एसेट्स लायबिलिटीज के चेंजेस को भी रिकॉर्ड में लेते हैं और वहां से जो अमाउंट निकलता है प्रॉफिट का, वहां से जो अमाउंट निकलता है प्रॉफिट का या लॉस का भी कह सकते हो, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन द ओल्ड रेशियो। अब सवाल ये सारा काम कहां पे किया जाएगा? ये जितना भी तुम लोग सुन रहे हो कि भाई या तो रिकॉर्ड में नहीं लेंगे, और जब रिकॉर्ड नहीं लेने की बात आ रही है ना, तो सबसे सिंपल कोई अगर होता है तो यही वाला है। जब रिकॉर्ड नहीं लेना है तो सिंपली नेट इफेक्ट निकालो एंड एंट्री पास करो, काम खत्म, और ये सिंपल होता है। लेकिन जब रिकॉर्ड में लेने की बात आ रही है, मतलब वी हैव टू रिकॉर्ड, मेंटेन, क्या मेंटेन करना है? उस एसेट्स लायबिलिटीज के चेंज का हमको दिखाना है, रिकॉर्डिंग दिखा करके जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स हमें उसको बांटना भी है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने एक जगह बनाकर रखा है, उस प्लेस का नाम क्या है? ये सारा काम कहां पे होगा? एक सेपरेट अकाउंट में एक लेजर बनेगा, उसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो अकाउंट है रीवैल्यूएशन का, ये हार्ड नहीं है, और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का एग्जाम में जनरल एंट्री भी आता है, हमेशा लेजर का जरूरी नहीं है, बट जनरल एंट्री सबसे सिंपल होता है, लेजर भी सिंपल होता है, बस तुम्हें कोई एक सीखना होता है। पहले हम तुम्हें सिखाएंगे पहले उसका लेजर वाला पार्ट, क्योंकि अगर ये याद रहेगा ना माइंड में, तो इसके थ्रू जनरल फ्रेम करना सबसे सिंपल होता है। बट पहले फोकस एक जगह करो, जो भी हमारे एसेट्स लायबिलिटीज का चेंजेस है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास इकलौता एक ही जगह है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे किस तरीके से चीजें आएंगी उसको समझने से पहले ये जान रही है क्या, ये जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बेसिकली एक टाइप का हमारा, अगर पहले तुमको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ना, इसका जो नेचर है, नेचर वो मैच करता है नॉमिनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट। अब बताओ नॉमिनल का रूल याद है क्या था? नॉमिनल रूल क्या था? जितनी भी चीजें एक्सपेंस होता है कैटेगरी का होता है वो कहां जाता है? डेबिट में। और जितना इनकम कैटेगरी का होगा वो कहां जाएगा? तो यहां पे भी जो डेबिट में चीजें आएंगी वो कौन सा आएगा? ऑल द एक्सपेंसेस। और यहां क्या आएगा? ऑल द इनकम या फिर गेन कह सकते हो। मतलब जो चीज फायदा कराएगा हम लोग को, फर्म को या पार्टनर्स के लिए जो फायदे में आएगा वो यहां आएगा, जो नुकसान कराएगा वो इधर आएगा। अब एक और बात, इस रिवैल्यूएशन के लेजर में याद रखना, इस रीवैल्यूएशन के लेजर में ऑलवेज तुमको एसेट्स और लायबिलिटीज का चेंज अमाउंट रिकॉर्ड करना होता है। मतलब इस लेजर में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का चेंज अमाउंट आता है। एग्जांपल दे रहे हैं, एक बिल्डिंग का 10 लाख, उस 10 लाख का बिल्डिंग इंक्रीज होके हो गया 12 लाख, तो कितने से बढ़ा? 10 लाख से हो गया 12 लाख, बिल्डिंग का अमाउंट कितने से बढ़ा? 2 लाख। और बिल्डिंग का बढ़ना ये हमारे लिए, फर्म के लिए फायदा है नुकसान है? बोलो भाई, बिल्डिंग का प्राइस बढ़ रहा है, ये नुकसान है फायदा है? और कितने से बढ़ा था? तो बिकॉज फायदा है तो कहां रिकॉर्ड होगा? इधर। कैसे रिकॉर्ड करोगे? बाई, यहां बाई लिखाता है, यहां 2 लिखाता है, तो बाई बिल्डिंग 2 लाख से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसमें हमेशा क्या लाते हैं लोग? चेंज्ड अमाउंट लाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। तो अब सवाल आता है क्या क्या इसमें आ सकता है, कितने पॉसिबल हमारे पास सिचुएशंस हैं। तो हिंट देते हैं हम, ये बताओ एसेट्स और लायबिलिटीज, हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हैं सिर्फ, तीसरा नहीं है। यहां भी एसेट्स और लायबिलिटीज, सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा क्या करें एसेट्स में कि वो हमारे लिए लॉस को इंडिकेट करेगा, एक्सपेंस को इंडिकेट करेगा, डिक्रीज की इंक्रीज, क्या करें एसेट्स में? ऐसा क्या करें जो हमारे लिए वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो। एग्जैक्टली
अगर हमारा एसेट्स कभी भी डिक्रीज होगा तो वो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? एसेट्स का डिक्रीज होना यहां रिकॉर्ड होता है, बिकॉज इट इंडिकेट एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड द पार्टनर्स ऑल्सो। किसी लायबिलिटी का इंक्रीज होना ये भी हमारे लिए क्या अच्छी बात है क्या? नहीं। तो लायबिलिटी का बढ़ना या फिर एसेट्स का डिक्रीज होना, दिस बोथ कैटेगरीज का जो सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सब हमेशा रिकॉर्ड इधर होता है। सिमिलरली किसी एसेट्स का इंक्रीज होना या किसी लायबिलिटीज का डिक्रीज होना ये फायदा है। तुम्हारा क्रेडिटर था 1 लाख का, अब तुम्हारे पास क्रेडिटर खुद चल के आके बोल रहा है कि भाई आप मुझे 10,000 मत दीजिएगा, सिर्फ 90,000 दीजिएगा। तो जो 10,000 वो कम मांग रहा है या वो अपने मन से डिक्रीज कर दिया अपने अमाउंट को, तो ये मेरे लिए फायदा नुकसान है? भाई तुम्हें अपने क्रेडिटर को देना 1 लाख था, अब तुमको देना है 90,000 से, वो 10,000 खुद ही माफ कर दिया, डिस्काउंट दे दिया एक तरीके से। तो 10,000 जो कम हुआ लायबिलिटी हमारा, दैट इज इनकम बेनिफिट गेन फॉर अस एंड द फर्म, तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड कैसे होता है वो हम क्वेश्चन लगाएंगे, अभी से भी सिचुएशन को याद रखो एंड एट द एंड हमें इसका अब निकालना है बैलेंस। सब कुछ लिखने के बाद तुम लोग ने बैलेंस सीखा हुआ है, हाउ टू फाइंड द बैलेंस। कहां सीखे हो? पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ते वक्त, याद है कैसे बैलेंस निकालते थे? सब कुछ पुट करने के बाद इफ बैलेंस यहां पे आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट। बैलेंस यहां आया तो प्रॉफिट, वही बैलेंस अगर यहां आया तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लॉस। बैलेंस कहीं एक जगह आएगा, या तो यहां पे या यहां पे, इट डिपेंड, तुम सॉल्व करके चेक करना होता है। और इस प्रॉफिट या लॉस जो भी बैलेंस आएगा इसका हम करेंगे क्या? तो जो भी प्रॉफिट का अमाउंट आएगा उसको तुम्हें ट्रांसफर करना होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर करना होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब एक तरीके से याद करो, पीएल एप्रोप्रिएशन में जब बैलेंस निकालते थे, अगर बैलेंस यहाँ पे आ रहा था जो मोस्टली दिया जाता था डेबिट साइड में, तो जो प्रॉफिट आता था तुम करते क्या थे? उसको बांटते थे बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ है ना, सेम यहाँ पे भी है कि यहाँ बांटोगे, जितने पार्टनर्स उन सबका नाम लिखोगे एंड बांट दोगे। बस सवाल है किस में बांटोगे? क्या लिख के रखे हम? इन द ओल्ड रेशियो। गलती से भी न्यू रेशियो बांट मत देना, ठीक है? और ये सब बांटने के बाद इसको क्लोज कर देते हो। और ये कब करोगे? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि यू हैव टू कंसीडर ऑल द नेसेसरी चेंजेस इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड जो भी उसका नेट इफेक्ट आएगा रिकॉर्ड करने के बाद वो पार्टनर से बांटोगे इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एक आखिरी चीज, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे कि क्या करना है, ऑलवेज लेजर ही बनाओगे, ये बनाओगे। हाँ, अगर कहीं लिख दिया है स्पेसिफिकली क्वेश्चन के एंडिंग में कि प्रिपेयर या पास द जनरल एंट्रीज, एंड क्वेश्चन में तुमको एसेट्स लायबिलिटीज का चेंजेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब वहां पे एंट्री ही पास करना होगा। हालांकि एंट्री पास करना आसान होता है, बट यहाँ मेरे पास स्पेस भी नहीं है बोर्ड पे और टाइम भी हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग एंट्री पे काम करेंगे तब जब उसका क्वेश्चन आएगा, ताकि मिसमैच न होने पाए। अभी यहाँ तक भी अगर रिकॉल कर पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, तो जब सवाल लगाएंगे तो तुम्हें इतनी बातें याद होना चाहिए जो मैंने प्रॉपर लिखा है। हालांकि तुम्हारे बुक में इसका एक नाम और दिया होगा माइट बी, कि हम रीवैल्यूएशन को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, बट तो काम का नहीं है, तुम इस नाम को ही यूज करोगे बार बार। खैर, ये जितना आज हम डिस्कस किए, इसलिए डिस्कस किए ना 15th लेक्चर आ जाने के बाद, कि अब तुम लोग के माइंड में ये पूरी बातें चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है इतना पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब है तो मैंने फेल्ड हो गया तुम बताने में, चीज़ों को समझाने में, या तुमने उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि ये तो पूरा हमारा समरी है पूरे टिल नाउ के थ्योरीज एंड पूरे न्यूमेरिकल्स का। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल जब लगवाएंगे 2-3 वीडियोस इनफ है। जब 18th वीडियो तक हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, तब लास्ट का 2 वीडियो डेडिकेट करेंगे अगेन पीवाईक्यूज पे, और होपफुली 20th वीडियो टोटल जाएगा इस चैप्टर नंबर 2 का। और ये भी पॉसिबिलिटीज है इस मे एंडिंग आते आते चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हम लोग होपफुली जून से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एडमिशन, ठीक है? तो फिलहाल इतनी बातें देख लो बेटा, ढंग से रिवाइज कर लो, और इन सब बातों को लिख करके अपने माइंड में याद कर लो, क्योंकि यही सब चीजें तुमको एग्जाम टाइम पे हेल्प करता है क्वेश्चन को लगाते वक्त। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर ही लोगे फिर, और यही सब बातें पूछा जाता है तुम्हारे प्रैक्टिकल में, तुमसे थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में, वाइवा के टाइम पे, या तुम्हें अपने बारे में इतना पता होना चाहिए चैप्टर जब पढ़ लेते हो तो। खैर,
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल जब मिलेंगे तो इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। फिर कल इतनी बातें नहीं होगा, कल सीधा न्यूमेरिकल लगवाएंगे। बस हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट लिए हम ये छोटी सी बात फिर बता देंगे हम, बाकी सीधा न्यूमेरिकल पे ही काम होगा। और आखिरी चीज, जब लोग कल न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें ये समझ लो, उस पूरे न्यूमेरिकल का करीब 50% यही सब है जो तुम पहले से पढ़े हो, सिर्फ उसमें एक और नया कॉन्सेप्ट ये वाला ऐड कर देगा सिर्फ। बाकी सब पहले से पढ़ो। एक होता है कंप्लीट क्वेश्चन नया आने वाला है क्या, नहीं, उस बड़े सवाल का जहां पे ये अब जोड़ के देगा, तो उस बड़े सवाल में 50 to 60% कंटेंट यही सब है जो पढ़े पहले से ही हो। तुम्हें वहां भी माइनस करना पड़ेगा, वहां भी गुडविल निकालना पड़ेगा, इफ निकालना पड़ेगा तो, या दिया तो बात ही अलग है। वहां पे रिजर्व सरप्लस दिया हो तो उसको बांटना पड़ेगा, इफ कहेगा तो ये सब वहां पे भी रहेगा, सिर्फ काम बढ़ाने के लिए भी जोड़ देगा। अब तुमको ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, सवाल फिर बड़े मार्क्स के आते हैं। ये सब सवाल 1 नंबर का था, ये सब सवाल 3 या 4 नंबर का था। अब जब उसमें ये भी जोड़ देगा तो वो सवाल बन जाएगा 6 नंबर का। अब बोर्ड में सवाल 6 नंबर के सब कुछ जोड़ करके आता है, तो हमें उसके लिए तैयारी करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इतना ढंग से रिवाइज कर लो, लिख लो अपने कॉपी में, एंड जब कल मिलेंगे तो मैं लगाएंगे। ठीक है ना, चलो, थैंक यू, धन्यवाद।